हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल एट द न्यूक्लियर आईएएस। आज तारीख है 20 जून के द हिंदू के जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जितनी भी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन सब का कंप्लीट एनालिसिस करते हुए चलेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेकेदातु डैम के बारे में। मेकेदातु डैम यहाँ पर ये देखिएगा, कर्नाटका मेकेदातु डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रपोज किया है उसने कावेरी रिवर के ऊपर में, और तमिलनाडु के सीएम इसके बड़े अगेंस्ट के अंदर हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कावेरी रिवर एक इंटरस्टेट रिवर है जो 4 स्टेट के थ्रू होकर गुजरती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी। रियल में तो ये 2 स्टेट के थ्रू ही जाती है, एक तो कर्नाटका आपको देखने को मिलेगा, दूसरा इधर तमिलनाडु देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो केरला और पुदुचेरी के अंदर भी हैं। तब इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर अब जब ये कर्नाटका डैम बनाने की बात कर रहा है तो तमिलनाडु के सीएम साहब हैं बड़े दुखी। वो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कावेरी बेसिन है वो एक डेफिशिएंट बेसिन है, वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो कोई नया प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया ही नहीं जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। दूसरी तरफ कर्नाटका ये बोलता है कि ये डैम बनाने से यहाँ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो जाएगी बेंगलुरु में, और हाइड्रो पावर का भी जनरेशन हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु फिर से अपोजिशन के अंदर है। तमिलनाडु बोलते हैं कि भाई देखिए, इसके लिए कावेरी रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ऑलरेडी बनाया जा चुका था, जिसने अवार्ड दिया था 2007 में। मैटर पे डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के बाद मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया, जिसमें मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया एलोकेशन के अंदर, बाकी जो एलोकेशन है वो सेम ही रखा था। तो बोले भाई देखो, पहली बात तो है ये ऑलरेडी ये मैटर जो है वो सेटल हो चुका है। दूसरी बात, वो यूनियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई अगर ये डैम बनाएगा कर्नाटका तो उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट से टेक्निकल और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज जरूर लेनी पड़ेंगी। तो दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से कि वो इस तरह की परमिशन ना दे कर्नाटका को डैम बनाने के लिए। और उसके सीरियसनेस को दिखाते हुए यहाँ पर तमिलनाडु के सीएम ने, सी जोसेफ विजय ने, अपनी असेंबली में एक बिल पास किया एंड दैट वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड इन होल ऑफ द असेंबली। उसके अंतर्गत बोला गया कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि कर्नाटका यहाँ पर डैम बनाए। ठीक है, ये कुल मिला के एंड रिजल्ट हमने यहाँ पे बता दिया है। इस पूरी में ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है। बताते हैं कि अगर इंटर स्टेट प्रोजेक्ट अगर कोई भी बनना है तो उसके ऊपर सभी के सभी रिपेरियन स्टेट्स की कंसेंट जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी कंसेंट कर्नाटका नहीं ले रहा है एंड दैट इज़ अ बैड थिंग टू डू। ठीक है, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई कर्नाटका यूनिलेटरल अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए और गवर्नमेंट को अप्रूवल या क्लियरेंसेस नहीं देनी चाहिए। देन सेंटर को, कर्नाटका को बिल्कुल एडवाइज़ करना चाहिए कि भाई बिना अप्रूवल के वो कावेरी बेसिन के ऊपर में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी अपना डैम की शुरुआत ना करे। ऊपर से अगर इसको ज़्यादा सेटल करना है तो एक नया ट्राइब्यूनल बनाया जाना चाहिए, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत में। सेंटर वाटर कमीशन मस्ट रिजेक्ट ऑल द काइंड ऑफ द रिपोर्ट सेंड बाय द कर्नाटका, और उस रिपोर्ट को बोलते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो उसने डैम बनाने के लिए दी थी। तो सेंट्रल वाटर कमीशन को उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल है, वो गलत है। तो ये हमने बस सिंपल सी बात दी थी। सिंपल बात क्या थी कि मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर बनेगा, कावेरी रिवर के ऊपर बनेगा, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। अब देखिए, मैंने कल ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि टेलीग्राम वाले मामले के अंदर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिजर्व रख लिया था और बोला था कि अगर भाई 99% केस ऐसा होता है रिजर्व रख लिया तो विद द गवर्नमेंट फैसला जाता है। आज यही बात हुई है। सारी की सारी बातों के अंदर गवर्नमेंट के जस्टिफिकेशन को एकदम मान लिया गया है कि गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ठीक है, प्लेटफॉर्म लेवल ब्लॉक जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन टेलीग्राम ने पहले से अपना वो दिया था, अपने आर्ग्यूमेंट दिए थे कि ये जो बैन है ये इलीगल है और डिसप्रपोर्शनेट है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सेक्शन 69A के है। अगर भाई मान लो सिर्फ एक नीट का पेपर है तो एक स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर ही लगाया जाना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा हमने कॉपरेशन भी किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला विद इन आवर्स के अंदर हमने उसको ऊपर कंप्लाई कर दिया था। ठीक है, हमने 900+ अनलॉफुल नीट लिंक्स को बैन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और ये तो अनफेयर है बिल्कुल हमारे साथ में। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ये सब बोलती है कि भाई देखो, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, गवर्नमेंट एक्शन इज़ बीन जस्टिफाइड। ठीक है, और ये एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को बचाने की कोशिश है। और मैं सीरियसली, अगर मैं राइट टू डिसेंट का उपयोग करूं तो आई एम सीरियसली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ डिसीजन। वाई सर? क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम की वजह से, ऐसे तो दुनिया भर के एग्जाम होंगे, हर एग्ज़ाम के बाद हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट को बैन करने का एक तरीका मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि भाई ये एकदम सही फैसला रहा है सरकार का। कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चूक ज़रूर हुई है। बाकी जो लोग सपोर्ट के अंदर है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बिल्कुल ठीक जायज़ बात है। इसके सपोर्ट के अंदर पॉइंट रखिए। गवर्नमेंट ने डेफिनेटली वही पॉइंट दिए जो हमने इतनी समय से बात करते हुए आ रहे कि हमारे
हमने सारा काम सही किया है, हमने सब कुछ अच्छे तरीके से किया है, ये वो करके। फिर नेक्स्ट जो है वो एडिटोरियल है हमारा क्लीन एनर्जी के बारे में। बताते हैं कि इंडिया इस समय के अंदर सोलर और विंड पावर बड़ी सस्ती एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रही है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे पर किलोवाट 3.5 रुपये में, लगभग 3.5 रुपये में हम हमारे यहाँ पावर का उत्पादन कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हमारे यहाँ पे 2025 में 45 गीगावाट का हुआ था, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द यूएस। हम यूएस के बराबर में हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं। और बोलते हैं कि करंट अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं तो 250 गीगावाट अभी हमने इंस्टॉल कर रखी है, 100 गीगावाट इज अंडर द कंस्ट्रक्शन है। और हमारा टारगेट ये है जनाब कि हम 2000 गीगावाट की एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाना रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाना शुरू कर दे बाय 2050 तक, ठीक है। और इस चीज़ के लिए अभी जो प्रोजेक्ट है वो 12 से 18 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे और काम हो उनके ऊपर शुरू हो जाएगा। फिर ऑथर उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम बताते हैं कि द मेजर प्रॉब्लम इज़ ट्रांसमिशन ग्रिड। ट्रांसमिशन ग्रिड का होता है, क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में ये जाती है पावर हाउस के अंदर। यहाँ पावर हाउस के अंदर इंटीग्रेशन होता है, सारे मतलब बहुत बड़े बड़े ये अपने देखे होंगे स्ट्रक्चर्स लगे हुए होंगे। यहाँ से फिर ये जहाँ जिस एरिया के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर बिजली को सेंड करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम ट्रांसमिशन ग्रिड। तो बोलते हैं कि ये एनर्जी तो बढ़िया बन रही है या मतलब जहाँ पर भी, लेकिन ये जो ट्रांसमिशन ग्रिड है हमारे पास इसकी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मली बिजली बनाने में 12 से 18 महीने में प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, 1 साल या 1.5 साल 1.5 ईयर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट तो 1.5 साल में तैयार हो गया मैक्स, लेकिन ये जो है ट्रांसमिशन ग्रिड ये बनने में 3 से 5 साल लगते हैं, जिसकी वजह से 50 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी स्ट्रैंडेड। तो इसका सोल्यूशन हमारे ऑथर साहब बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर इंडिया 40% ग्रिड एक्सपैंड कर लेगा अगले नेक्स्ट डिकेड के अंदर, जिनका कॉस्ट 100 बिलियन से ऊपर होने वाला है, तो अगर हम बात करें सिर्फ ट्रांसमिशन ग्रिड की तो हमारी हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होगा। तो हमें इतना पैसा फूकने की बजाय हमें स्मार्ट यूज़ करने की ज़रूरत है। तो स्मार्ट यूज़ के ऊपर ऑथर साहब कुछ बताते हैं। सबसे पहली बात बताते हैं कि रिन्यूएबल प्लांट्स के ऊपर आप स्टोरेज की फैसिलिटी रखिए। स्टोरेज की फैसिलिटी का मतलब क्या है वो बताते हैं। देखो सोलर एनर्जी है वो दिन के अंदर तो बढ़िया चलती है, लेकिन रात में नहीं चलती। तो बोला जाए कि भाई जो दिन में एनर्जी बनी है उसके लिए बैटरी रखी जाए और वो जो एनर्जी है उसे बैटरी में स्टोर करके रखा जाए। अभी अगर हम देखें तो सिर्फ 25% सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर हमने बैटरीज को ऐड कर दिया तो 2 से 3 गुना यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास 400 गीगावाट पोटेंशियल क्लीन एनर्जी का और ज़्यादा मतलब स्कोप बढ़ जाएगा। हम 400 गीगावाट और क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो पहला रीज़न ये बोलते हैं कि बैटरी रख दो, स्टोर कर दो। दूसरा बोलते हैं कि ऑलरेडी जो बंद पड़ी हुई या पुरानी जो कोल प्लांट हैं लगभग 100 गीगावाट की, उनकी वहाँ पे ग्रिड लिंक्स हैं। ग्रिड लिंक्स का मतलब क्या है कि देखो कोल, जब भी कोल माइनिंग होती है तो उसके अंदर बल्ब वगैरह पहुंचाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे पूरी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती है। तो बोलते हैं कि भाई देखो बात सिंपल है, ये जो कोल प्लांट है ये काम में नहीं है। अब इनका काम में नहीं है तो कोल तो काम का नहीं है, लेकिन इनके जो ग्रिड लिंक्स हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई हैं, उनका हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके करने से भी हमारे पास 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी का और पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा फिर वो बताते हैं कि भाई साहब देखिए बहुत सारे सब स्टेशन कैन होस्ट द न्यू कनेक्शन। देखिए कुछ सब स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर लोड बहुत कम है, अगर हम उन सब स्टेशन को भी यूटिलाइज करना शुरू कर दें बैटरीज के साथ में, स्टोरेज के साथ में, तो ये जो सब स्टेशन है पीक सप्लाई के अंदर, जहाँ पर पीक डिमांड होती है उस समय पे ये सप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे गांव देहात के है ना ट्रांसमिशन ग्रिड होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं होता, तो बोले कि वहाँ पे लोड डालना शुरू कर दो, तो ये अपन काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी का और सारा काम बढ़ सकता, मतलब और हमारे पास पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। देन जो पुरानी तारें हैं उनको हटा के मॉडर्न वायर्स का इस्तेमाल करो। अगर मॉडर्न वायर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक क्लीन एनर्जी सुपर हाईवे की तरह काम करेंगे, और जिसकी वजह से टोटल 1000 गीगावाट, मतलब अगर हम चारों के चारों पार्ट को देखें तो उनकी वजह से 1000 गीगावाट का पोटेंशियल हमारे सामने और उभर कर सामने आएगा। तो ये हमारे ऑथर साहब का कहना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि भाई स्टोरेज मैंडेट होना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर जो बिजली बनती है उसे स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन स्टेट लेवल पे नहीं किया जाता ये कंपल्शन। तो नेशनल लेवल ऑलरेडी सोलर एनर्जी के साथ में स्टोरेज बैटरियों को रखवाना अनिवार्य करवाता है। जो भी कंपनियां सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं और बोलते हैं कि बैटरी साथ में रखो, ठीक है, ताकि स्टोर किया जा सके, लेकिन ये स्टेट तक भी ये बातें पहुंचाई जानी चाहिए। इसके अलावा अगर जो एडवांस्ड ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी के लिए
थोड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब देखो जो एडवांस ट्रांसमिशन टेक है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, अपफ्रंट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर इसके ऊपर भारत सरकार कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी तो भले ही कॉस्ट के अंदर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उसको, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप पूरी लाइफ टाइम के लिए पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को आसान बना रहे हो। कोऑर्डिनेट करिए सबके साथ में, बड़ी पूरी पुरानी घिसी पिटी बात है ये, है ना, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। ठीक, सॉल्यूशन मंथ्स के अंदर डिप्लॉय होने चाहिए, ना कि महीनों के ना कि ईयर्स के अंदर, वर्षों के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अगर हम नया लैंड खरीदेंगे उसके लिए बहुत चीज़ें होंगी, नया लैंड खरीदा वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन एस्टैब्लिश करेंगे, सब कुछ ग्रिड बनाएंगे तो लगभग 3 से 5 साल लगेंगे। तो जो ऑथर साहब बता रहे हैं उसके अनुसार में कोई नई लैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमल परमिट लेने की ज़रूरत है, इमीडिएट फैसला मिलेगा और कम कॉस्ट के ऊपर में हम ट्रांसमिशन बहुत दूर दूर तक फैला सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो कुल मिला के बाद क्या है, ग्रिड दीज आर द नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ, लो कॉस्ट एंड हाई प्रोडक्टिव फ्यूचर। तो यहाँ पर ऑथर साहब इस बारे में बात करते हैं। फिर आगे जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, आपके मेंस के लिए तो सुपीरियरली इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो $2 बिलियन के ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट करेगी अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से। अब यहाँ पे ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि अब हमारे 2-3 दिन से है ना हिंदू में एडिटोरियल्स आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली जो मिसाइल्स वगैरह चाहिए होती थी, हाई कॉस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल्स, अब उनके बराबर में जो चीप और जो छोटे छोटे माइक्रो नैनो ये ड्रोन होते हैं ये ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने US इजराइल वॉर में देखा, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर देखा, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और मास लेवल पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बेनिफिट ये मिलेगा इनका कि जब ये ड्रोन छोड़े जाते हैं, अब इनकी कोई ज़्यादा ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि भाई ये एकदम तबाही मचा के रख देंगे, एकदम मतलब नाश विनाश कर देंगे, इन मिसाइलों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, एक ड्रोन की कीमत कितनी आती है भाई, कुछ $100 की, $500 की, लेकिन एक मिसाइल की कीमत कितनी आती है, बहुत होती है भाई मिसाइल। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि चीप ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कॉस्टली मिसाइल फेंकी जाती हैं, इसकी वजह से सामने वाले का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, ऊपर से ऑथर साहब एक बात और बताते हैं कि भाई जो डिफेंस ड्रोन हैं ये इनोवेशन से जुड़े हुए हैं और इनोवेशन सिविलियन ड्रोन में भी होती है। तो अगर इनोवेशन होगी तो सिविलियन ड्रोन भी बढ़ेगा और डिफेंस ड्रोन भी बढ़ेगा। तो मतलब कि इंडस्ट्री अकेडमी कोलैबोरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे रैपिडली R&D बढ़ेगी। और ये R&D बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बताते हैं कि अगर हर ड्रोन किसी भी तरह का अगर टैक्टिकल ड्रोन है तो वो 2 से 3 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट का मतलब यूजलेस हो जाता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। फिर मान लीजिए जैसे अगर किसी ने ड्रोन हमारी तरफ में फेंका तो हम क्या करते हैं, जैमर लगा देते हैं। अब ये जैमर जो है, जैमर इनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हम जैमर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर एनिमी जैमर ढूंढ पाता है, जैमर की फ्रीक्वेंसी ढूंढ पाता है 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर। यूक्रेन ने इसका जुगाड़ ढूंढ लिया था कि उसने फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो उससे इस चीज़ को भी रोक पाना पॉसिबल हो गया था। अब कुल मिला के ऑथर साहब क्या बता रहे हैं कि हमें ज़रूरत है रैपिड मॉडिफिकेशन की ड्रोन के अंदर, रैपिड अपग्रेडेशन की ड्रोन्स में। तो अगर हमें इतनी सारी रैपिड चीज़ चाहिए तो हम ब्यूरोक्रेटिक डिले को किसी भी हालत में नहीं रख सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं होना चाहिए। तो बोले कि ब्यूरोक्रेटिक डिले के लिए करंटली अगर हम देखें तो क्या फ्रेमवर्क है कि जिसके ऊपर हम डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए 2 प्रोसेस बताते हैं यहाँ पे हमारे ऑथर साहब, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत तो ड्रोन खरीदे जा सकते हैं और डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल के थ्रू में अगर किसी अनफोर्सीन रिपेयर या फिर अपग्रेड करानी होती है किसी भी ड्रोन के अंदर तो अपन करवा सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट में करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। लेकिन ऑथर साहब बोलते हैं यहाँ की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये है कि अभी भी ये ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को इनमें से कुछ भी काम करना है तो गवर्नमेंट क्या निकालती है, टेंडर निकालती है, सब लोग उस टेंडर को भरते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक पर्सन को चूज़ करती है, फिर चूज़ करने के बाद में वो रियल में काम करता है। तो बोलते हैं ये इस सारी चीज़ के अंदर इतना टाइम खर्च हो जाता है कि इतनी समय में तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो ऑथर साहब क्या प्रपोज करते हैं, वो ये प्रपोज करते हैं कि भाई ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए बल्कि पार्टनरशिप के लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। अब भारत सरकार ने बोला कि भाई जैसे आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए अपन वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को की सिक्योरिटी के लिए किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं, तो बोलते हैं ऐसा ही करना चाहिए कि जितना भी हमारा ड्रोन है उसका IT हार्डवेयर है, मेंटेनेंस है, उसके लिए अपन कंपनी को हायर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम एग्रीमेंट करेंगे तो हम प्रेडिक्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, एश्योर्ड सप्लाई और अपग्रेड कर सकते हैं पूरी टेक्नोलॉजी को। ठीक है,
देन वी नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि हमें पहले से, मान लीजिए किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उस समय हम टेंडर दे रही है कि भाई ये टेंडर हमने रिलीज़ किया, अब ड्रोन बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से बंदों को पिक करके रखो कि इफ़ वी नीड द एनी मास लेवल ऑफ द ड्रोन्स, तो आपको तुरंत शुरू कर देना है। विद इन डेज एक्शन शुड बी स्टार्टेड रेदर दैन कि गवर्नमेंट उस समय पर टेंडर निकालना शुरू करे। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि भाई आपने देखा ये जैमर वगैरह लगा देते हैं। इंडस्ट्री और फोर्सेस के बीच में भी अच्छा कोलैबोरेशन रहना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर यही बात बोली जा रही है हमारे ऑथर साहब के द्वारा। फिर अगला है 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल के बारे में कल भी सेम न्यूज़ थी, आज भी सेम न्यूज़ है, रिपीटेशन ऑफ न्यूज़ है, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, आयाराम गयाराम पॉलिसीज़ के थ्रू, कि जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं दल बदल कानून लागू होता है उनके ऊपर में। 2003 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो पहले होता था स्प्लिट, कि अगर 33% मेंबर स्प्लिट करते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाया जाता था, लेकिन अब कहलाया जाता है। प्लस में यहाँ पे बोले अब 2003 के अंदर इस चीज़ को हटा दिया, इस वाले प्रोपोर्शन को हटा दिया। अभी सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है, दैट इज़ मर्जर। मर्जर के एक्सेप्शन को माना गया है। मर्जर का एक्सेप्शन, अब यहाँ पे ऑथर साहब एक बात बोलते हैं, मर्जर कब पॉसिबल है। ये 3/3 नहीं है भाई, 2/3 है ये, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। सो 2/3, कि जब 2/3 मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी दे एग्री टू मर्ज विद एनी पार्टी, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, इनको ऐसे कैसे सीट बरकरार रहेगी इनकी। रिसेंटली आप यहाँ पे हमें याद करने ज़रूरी नहीं है कि भाई किसने क्या क्या किया है, बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑथर साहब क्या बताते हैं, ऑथर साहब बताते हैं कि प्रेजेंटली लूप होल क्या है। प्रेजेंटली लूप होल यही है जी कि लोग ना अभी इंजीनियर्ड स्प्लिट करते हैं और डिस्गाइज करते हैं मर्जर की तौर के ऊपर, ताकि डिस्क्वालिफिकेशन से बचा जा सके। अब देखिएगा मर्जर क्या होता है। मर्जर होता है पार्टी ए और पार्टी बी, इन दोनों का मर्ज होना, दैट बिकम्स द, मतलब जो भी पार्टी बनेगी ये है मर्जिंग। लेकिन जैसे मान लीजिए ये है आपकी बीजेपी, है ना, और ये है आपकी अनदर पार्टी। अब अनदर पार्टी के जो 2/3 ऑफ मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस पार्टी को छोड़ के और बीजेपी के साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं यही तो लूप होल है भाई, इसके अंदर एक पेरेंट पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी माने कि जो वहाँ पे चुनकर गई हुई है सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। येट द प्रेजेंट, अब ये सारा जो मामला इतनी एम्बिग्विटी का है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है। अर्थात अगर राज्यसभा है तो वहाँ पे उसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में, और इधर है, सॉरी अगर उधर है तो वाइस प्रेसिडेंट के पास में, और इधर है तो अपने स्पीकर के पास में। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि भाई चीज़ें इतनी फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से कोर्ट का जो रूलिंग्स हैं वो डिले होती रहती हैं। फिर बोलते हैं कि ये एक मेजर डेमोक्रेटिक कंसर्न है, और इसके साथ मैं 100% एग्री करता हूँ। बोलते हैं कि जब इन लोगों को किसी ने जिताया था तो इस पार्टी के नाम के ऊपर जिताया था, लेकिन अगर वो चेंज करके जा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के अंदर, दैट मीन्स इट्स द धोखाधड़ी विद द वोटर्स, जिन्होंने उनको वोट करके जिताया था, ठीक है। तो ये बात है, और इसकी वजह से वो फिर एनडीए को भी बोलते हैं कि भाई एनडीए के नंबर आर्टिफिशियली तौर पे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भले ही कोई इलेक्शन नहीं जीता, बट डिस्पाइट ऑफ दैट उनको, उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ बैड, वो बताते हैं। नेक्स्ट है इसके अगेंस्ट और खिलाफ में दोनों में ही हूँ मैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, जिस ऐप का नाम है ये NFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। कुल मिला के एक ये छोटा सा सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया है इन्होंने, जिसके अंदर सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब क्या होगा, जैसे भी आप कहीं पे गई तो आपका फिंगरप्रिंट पुलिस वाला इसके ऊपर रखेगा और तुरंत आपका सारा रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ऑथर साहब ये बोलते हैं कि भाई देखो नॉर्मली ये बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिस एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली परमिट द रैंडम स्ट्रीट चेक्स। मतलब कि पुलिस वाले इसको लेके कहीं भी किसी के भी सामने जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे फिंगरप्रिंट लगा। अब किसी ने मान लो छोटा सा भी कुछ कहीं पे FIR वगैरह में नाम आ रखा होगा, उसको वहीं पे पकड़ के बिठा लेंगे, और मतलब ये तो फिर एक तरह से पुलिस ओवर रीच हो जाएगी, वो हद से ज़्यादा मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। और बोलते हैं कि इसके अंदर 1.3 करोड़ सस्पेक्ट होंगे एंड मैच हो जाएगा विद इन 35 सेकंड के अंदर। तो बोलते हैं कि ये जो फैसिलिटी है ऑलरेडी थानों के अंदर दी हुई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर ऑलरेडी ये है, लेकिन अगर ये एक एक पुलिस वाले को दे दी जाएगी तो इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब तो भाई फील्ड लेवल के ऊपर दैट इज़ गुड कि चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखो मैं वो यही बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है, हम टाइम बाउंड प्रोसिक्यूशन कर पाएंगे, हमारे जो मिनिस्टर साहब है वो यही बोलते हैं, ठीक है, पुलिस तगड़े तरीके से
से काम कर पाएगी क्रिमिनल्स के ऊपर में, चार्जशीट अच्छे से बनेगी, उसके अलावा साइंटिफिक एविडेंस अच्छे से कलेक्ट हो सकेंगे, पकड़े अच्छे से जा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑथर साहब ये बोलते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल करके पुलिस वाले आम जनता को हरास कर सकते हैं। तो ये बड़ी दुख वाली बात है। उसके बाद हमारा आखिरी आर्टिकल है यहाँ पर, नहीं आखिरी आर्टिकल नहीं, सेकंड लास्ट आर्टिकल, वो ये है कि असम के अंदर तवांग नाम का एरिया है, तवांग के अंदर 5 लेक्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया गया था, और वो 5 लेक्स का एरिया बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। उनमें से सबसे जो खतरनाक लेक का एरिया बढ़ रहा है वो है सांगपो लेक का। सांगपो लेक 78 हेक्टेयर की थी 2019 में, और अब 88 हेक्टेयर की हो गई है, लगभग 10 हेक्टेयर बढ़ गया। अब हेक्टेयर बढ़ने का क्या मतलब है? हेक्टेयर बढ़ने का मतलब है कि जो लेक पहले इतनी बड़ी थी अब वो इतनी बड़ी हो गई है। दैट मीन्स इट इज़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड द इरोजन। अब बोले कि इन 5 लेक में से एक ही लेक है जो स्टेबल है, बाकी 2 बहुत हाई रिस्क लेक हैं और एक धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बोले इसके बारे में बताते हैं। एंड द एक्सपर्ट व्यूज़, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं सर? देखिए ये एक्सपर्ट है आपके सहुरा टेक्नोलॉजीज, नोएडा बेस्ड फर्म है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, पर एक्सपर्ट व्यूज़ ये ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो एक्सपेंशन किस वजह से हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है, ग्लेशियर पीछे की तरफ हट रहा है, ऊपर से जो पानी मेल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो स्टोर होकर इस ग्लेशियर लेक में भर जाता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि भाई अब इसको लेके बोलते हैं कि ये क्या चिंतित बात है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने इन 5 लेक्स को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर रखा है। अब बोले कि क्योंकि इनका एरिया बढ़ रहा है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क इन द अरुणाचल, सॉरी इन द आसाम, की भाई वहाँ पर जो बढ़ पाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, बाढ़ वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये बात है। तवांग का एरिया अरुणाचल के अंदर है, सॉरी मैं आसाम बोल गया, है ना, ये बात है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर जो हमारे IISc के एक साइंटिस्ट हैं, कहाँ गए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट होंगे ना कहीं पे, हाँ ये अनिल कुलकर्णी IISc के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बोला कि भाई देखो अगर किसी लेक का एरिया बढ़ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो फ्लड लेके आएगी ही आएगी। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, ठीक है, इनको बोलते हैं GLOF, कि ये जो ग्लेशियर लेक बनी है जब ये इसका पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बाढ़ लेके आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि भाई जो देखिए ये जो मोरेन डैम है, मोरेन का बना हुआ अर्थात कंकड़ पत्थर का जो बना हुआ डैम है, ये डिसाइड करता है, इसके आसपास की जो एरिया है वो डिसाइड करता है कि ये पानी को होल्ड करके रखेगी कि छोड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो वो सब मजबूत है, स्ट्रॉन्ग एरिया है तो बढ़िया है, अगर वो अनस्टेबल है तब जाके रिस्क आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एरिया इंक्रीज होने को हम ये नहीं बोल सकते कि ये बाढ़ लेकर आएगा। तो यहाँ पे ये बात है। कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमें रियल में ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल इज़ अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल के बारे में हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ओमकारेश्वर के अंदर वो थी, और उन्होंने वहाँ पे बोला कि भाई हमारा नेशनल मिशन है कि हम सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर देंगे 2047 से पहले, और हम कर देंगे। हमारा टारगेट 2047 का है, लेकिन हम बहुत आगे चल रहे हैं। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो सेल है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सिकल शेप की हो जाती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटर स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर, और ये ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है जी, अब इसके लिए प्रेसिडेंट ने बोला कि इसके लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट डालने की जरूरत है, अवेयरनेस करना, वार्निंग, और फिर इरेडिकेशन इज़ नॉट जस्ट द कंट्रोल, मतलब यही बात पुरानी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। पर कुल मिला के बात क्या जी, सिकल सेल एलिमिनेशन की टारगेट है 2047, बस ये बात है इंपॉर्टेंट, और हम उससे आगे चल रहे हैं, बिल्कुल आगे चल रहे हैं। तो आज के न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा कुछ चीज़ें पढ़ के। आप अपने व्यू पॉइंट भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।